नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को इस में समझेंगे। आइए आज हम लोग हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के चरण निम्नांकित हैं। दोस्तों, हमारे सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। संस्कृत से टूटकर बना है पाली, पाली से टूटकर बना है प्राकृत, प्राकृत से टूटकर बना है अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट से बना है हिंदी। दोस्तों, इस डायग्राम को आपको याद रखना है। दोस्तों, अब इन सभी भाषाओं के बारे में हम बारी बारी से विस्तार से समझ लेते हैं। दोस्तों, पहले हम संस्कृत भाषा को पढ़ लेते हैं। चारों वेदों यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद एवं उपनिषद आदि की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। याद रखना है दोस्तों आपको। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम रूप है। दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं पाली भाषा के बारे में। पल्ली से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई है। पल्ली का अर्थ है ग्राम। इस प्रकार पाली का अर्थ होगा ग्रामीण भाषा। कुछ विद्वान पल्ली को प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। उनके अनुसार प्राकृत से पहले पायल तथा अंत में पाली हुआ। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटल यानी कि पाटलिपुत्र से भी मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। दोस्तों, इसमें से आप किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते हैं। सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति से माना जा गया है। बुद्ध के वचनों में जो पंक्तियां प्रयोग की गई हैं उन्हें भी पाली कहा जाता है। दोस्तों, उस महात्मा बुद्ध के समय महात्मा बुद्ध ने अपने जो भी प्रवचन दिए हैं वो सभी पाली भाषा में रचित हैं। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा भी मानते हैं। कात्यायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियां हैं, जबकि दोस्तों मोगलान के अनुसार पाली में ध्वनियों की संख्या 43 यानी कि 43 है। जबकि कात्यायन ने 8 स्वर माने हैं और मोगलान के अनुसार 10 स्वर, जबकि दोनों के द्वारा व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। संस्कृत का री और रे पाली में समाप्त हो गया। दोस्तों, संस्कृत के लिए और पाली भाषा में इनका ये समाप्त हो गए। सा तथा ख का पाली में सा हो गया, जैसे शिष्य का शिष्य। पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण मोगलान व्याकरण को माना जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, दोस्तों इन सभी की रचना पाली भाषा में की गई है। दोस्तों, आपके लिए सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका समय सन 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों, पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना गया है। याद रखना दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं प्राकृत भाषा को। मोटे तौर पर प्राकृत का समय सन 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया है। सामान्य रूप से वर्तमान काल में प्राकृत नाम उस भाषा के लिए रूढ़ हो गया जो ईस्वी सन की शुरुआत से 5वीं शताब्दी तक प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित रही। प्राकृत में यह समाप्त होने लगा, उसके जगह पर जा का प्रयोग होने लगा। दोस्तों, प्राकृत भाषा में यह समाप्त होने लगा और उसके जगह पर जा का प्रयोग होने लगा। जैसे पहले होता था यस, अब प्राकृत भाषा में लिखा जाता है जस। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में रचा गया है। दोस्तों, जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। हेमचंद्र को प्राकृत का
पाणिनि कहा जाता है? दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेमचंद्र को प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा, इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश को दोस्तों कई नामों से जाना जाता है, जैसे अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभीरी भाषा, आभीरोक्ति आदि नामों से अपभ्रंश को संबोधित किया गया है। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का प्रामाणिक प्रयोग हुआ है। दोस्तों पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का प्रामाणिक प्रयोग मिलता है। पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है। दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गोसेन को संस्कृत, प्रकृत, अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। रुद्रट ने काव्यालंकार में जिन 6 भाषाओं का उल्लेख किया है, उनमें एक भाषा अपभ्रंश भी है। दामोदर पंडित ने उक्त व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट भाषा कहा है। धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अपभ्रंश का प्रथम काव्य है। दोस्तों यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धनपाल द्वारा रचित भविष्यत को कहा को अपभ्रंश का प्रथम काव्य कहा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। पौमचर्यो, दोस्तों यह रचना है स्वयंभू की और महापुराण ये रचना है पुष्पदंत की। इनको अपभ्रंश की रचना मानी जाती है। हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। दोस्तों अपभ्रंश को ग्राम भाषा किसके द्वारा कहा गया है? तो सही होगा हेमचंद्र के द्वारा। अब दोस्तों हम पढ़ लेते हैं अवहट्ट भाषा। इस भाषा का समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। संदेश राशक में अवहट्ट का उल्लेख मिलता है। विद्यापति ने कीर्तलता की भाषा को अवहट्ट बताया है। दोस्तों अवहट्ट भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर, दोस्तों इसके रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। इसमें मिलता है अवहट्ट भाषा का प्रयोग। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। शुद्ध खड़ी बोली प्रारंभिक नमूने खुसरो की शायरी में प्राप्त होते हैं। दोस्तों खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है। दोस्तों अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। आपके लिए पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का, पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और उसके बाद आती है हिंदी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का। दूसरा प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन से आपको बताना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को द्वारा पुरानी हिंदी नामकरण किया गया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प गा, देश भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था कौन सी है? दोस्तों अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था यानी कि बाद की अवस्था, दोस्तों अपभ्रंश के बाद आता है अवहट्ट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प गा, अवहट्ट। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है?
दोस्तों आपको बताना है कि दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख, अपभ्रंश। दोहा अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद रहा है। आवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें मिलता है? आपके सामने विकल्प दिए गए दोस्तों, आपको बताना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ख, वर्ण रत्नाकर में आवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं दोस्तों। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन अंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रकृति का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है, जो कि हमारे विकल्प में नहीं है। भविष्यत कहा ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? आपके सामने 5 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि भविष्यत कहा ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, धनपाल। भविष्यत कहा ग्रंथ के रचनाकार धनपाल हैं। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि प्रकृति के पहले क्या या कौन सी भाषा थी। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ख, पाली। प्रकृति के पहले पाली हुआ करता था। दोस्तों आज के लिए अंतिम प्रश्न है, अपभ्रंश को और किस नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ, उपयुक्त में से एक से अधिक। अपभ्रंश को देसी भाषा, ग्रामीण भाषा और ग्राम भाषा इन सभी नाम से जाना जाता है। बस आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।